चलो, अगली हेडिंग है प्रिज्म की। ठीक है, अब मुद्दा ये है प्रिज्म होता क्या है। तो मुझे कोई एक दो तीन कॉपियां दे दो, एक दो तीन कॉपियां, सब ध्यान हो रही है, खाते पीते नहीं वो मत दो। ठीक, देखो प्रिज्म क्या है, बोलो मत। प्रिज्म है, मैंने आपके लिए बना करके भी दिखाया था। ठीक है, कि प्रिज्म बेसिकली कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म का। ठीक है, अगर आप सामने से देखोगे तो आपके लिए ऐसी आकृति दिखाई देगी। ठीक, सामने से कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के आपके लिए मैं बताऊं, ये कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम, इसे हम आर पार देख सकते हैं, और अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर के बनता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर तो रुक ही नहीं पा रही, तगड़ी कॉपी ज्यादा देखनी है। चलो देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ रही। एक पृष्ठ ये होगा, अपवर्तक पृष्ठ से कहेंगे, ये भी पृष्ठ है, और नीचे वाला भी क्या है, पृष्ठ। देखिए जो नीचे रखा रहता है बेसिकली उसे आधार नाम देते हैं, क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, एक पृष्ठ ये है, एक ये है, एक ये है, जो पृष्ठ नीचे होता है उसे आधार नाम दिया जाता है। ठीक है, नीलू गायब है। तो ये हमारा प्रिज्म बनेगा, लेकिन ये कॉपियों से नहीं बनता है। इधर भी हमारा कांच रहेगा, इधर भी कांच रहेगा, चारों तरफ ये कांच, मतलब सारी की सारी ओर से ये कांच से ही घिरा हुआ होगा, इसे हम प्रिज्म कहेंगे। लेकिन जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम सामने से दिखता हुआ बनाएंगे। तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, चलो कुछ इस तरह से बनाएंगे। सामने से हम देखेंगे तो त्रिभुजाकार दिखाई देगा भाई, इधर से देखोगे त्रिभुज दिखाई देगा। अब आपके लिए ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, मैंने यहां से बनाया हुआ ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या नाम देते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। ये वाला कहलाता है आधार, और ये जो कोण बनता है दोनों के बीच में, इसे हम नाम देते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है, दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण। इसे मैं नाम दे दे रहा हूं ए, बी और सी। तो एक पृष्ठ को हम, या दो पृष्ठ को हम, इधर वाला अपवर्तक पृष्ठ है, इधर वाला ही अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, क्या नाम देते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। सामने से देखने पे त्रिभुजाकार दिखाई देगा, तो मैं ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। और अगर हम बात करें दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को, तो वो हम नाम देते हैं प्रिज्म कोण। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म कोण द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सॉरी, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये कैसे करके होगा, ध्यान से देखते रहो। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं प्रिज्म, एचडी में जिसे कहते हैं। ये प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रिज्म को हम यहां पर नाम दे दे रहे हैं ए, सेम नाम, इसे बी और इसे सी। ये वाला जो है ये हमारा कहलाएगा प्रिज्म को, प्रिज्म को। कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, मैंने आपके लिए जो जो चीजें बताई हैं उसी के आधार पर ये कॉपियां रख लो अपनी अपनी। ठीक है, अंश कौन है, ये भैया है। ठीक है, तो इस तरह का बना हुआ जो आकृति है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, प्रिज्म। हम एक एक चीज को देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमने आपके लिए बताया था, अब इसके अंदर तो कांच होगा ना, बताओ क्या होगा अंदर, सारा का सारा कांच होगा। और बाहर हमारी जो होगी वो क्या होगी, वायु, हवा। इधर भी हवा है, वायु है, और इधर भी क्या है, हवा। ठीक है, मैंने आपके लिए बताया था कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन, चौक गायब कर दी आज इन लोगों ने। मैंने बताया था आपके लिए, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने फिर सिखाया था
जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, विरल से कहाँ जाती है, सघन में, तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो बताया था, विरल से सघन में। तो बस हम वही भेज करके देख रहे हैं, ये वायु है, वायु से हम इसके अंदर भेजना है प्रकाश किरण, ठीक है, ये प्रकाश किरण है, इस तरफ से जा रही ऐसे करके। तो हमने विरल से काय में भेजना है, सघन में। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, कांच है, बोलो, और बाहर क्या थी हमारी, वायु, तो वायु विरल होगी, कांच सघन होगा। अब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, लेकिन अब हमें ये तो पता हो अभिलंब कहाँ पर है, तो अभिलंब क्या ये वाला पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ में अभिलंब डालूंगा, अभिलंब का मतलब है पड़ी वाली लाइन पे बिल्कुल खड़ी लाइन डालूंगा ऐसे करके, ठीक है। तो हम जो है इस पर एकदम से खड़ी लाइन, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन को खींच देंगे। समझ में आ रही बात? तो ये अभिलंब है, विरल से सघन में जाएगी, तो जाना कैसा चाहिए था इसे, एकदम से सीधा, कैसे जाना चाहिए था, सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर, ये तो अभिलंब है ना ये वाला, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरफ झुक जाएगी, ठीक है, सीधी न जा करके कुछ इस तरह जाएगी। ठीक है, इस तरह से जाएगी यहाँ से, इसे हम कहेंगे कि इस किरण का क्या हो गया, अपवर्तन, या फिर ये किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण, इस तरह से निकलेगी। अब फिर से वही काम, इस बिंदु पे टकराएगी, अब की बार अंदर कांच है, बाहर क्या है, वायु, ठीक है, अंदर कांच और बाहर वायु होने के कारण अब की बार सघन से कहाँ में जा रही है, विरल, विरल में, तो सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से कहाँ हट जाएगी, दूर, ठीक है, अभिलंब से दूर। फिर मैं यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करना चाहूंगा, तो बिल्कुल इस तरह से हम पड़ी हुई लाइन के ऊपर क्या करेंगे, खड़ी हुई लाइन डालेंगे, सही है, ये फिर 90 डिग्री कोण बनेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जाना कैसा चाहिए था इसे, सीधा, लेकिन सीधे ना जा करके ये अभिलंब ये वाला है, इधर नहीं झुकेगी, दूर हटेगी इससे, कहाँ हटेगी, इस तरफ हट जाएगी, ठीक है। अब ये वाली किरण जो है ये बाहर निकल रही है, निकल रही कि नहीं निकल रही है, तो इस किरण को हम नाम देते हैं निर्गत किरण, क्या कहते हैं हम, निर्गत किरण, ठीक है। ये वाला जो है ये इसका अपवर्तन हुआ है, तो इसे हम कह देंगे अपवर्त, अपवर्तन इसका भी हुआ है, ठीक है, अपवर्तित किरण, लेकिन वो बाहर निकल गई तो उसे हमने निर्गत किरण कह दिया है। ये आ रही है तो इसे क्या नाम देंगे हम, आपतित किरण, ठीक है, क्या कहेंगे, आपतित किरण। कोई शक, आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, ये तुम गीता बबीता समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। विरल से अगर सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, और सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हट जाएंगे। वी आर फॉलोइंग दैट कॉन्सेप्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म कोण है, एबीसी को हमने नाम दे दिया है, ठीक है, और हमने मान लिया है कि एक प्रकाश किरण क्या है, पी क्यू, ठीक है, और पृष्ठ के बिंदु क्यू पे आकर के वो आपतित होती है, यहाँ पर आपतित होगी तो विरल से सघन में जाने के कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब तो मैंने ये डाला है ना, इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ अभिलंब, ठीक है, अभिलंब तो मैंने ये डाला है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, भाई अभिलंब ये था, बजाय सीधे जाने के वो इसकी ओर झुक गई, ठीक है। अब जब यहां पर पड़ेगी आकर के आर पर, अब की बार सघन से विरल में निकल रही है, सरल से जब विघन विरल में निकलेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये वाला मैंने जो डाला है 90 डिग्री का कोण बना, ये भी क्या है, अभिलंब। अब फिर से जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन दूर हटेगी, दूर हटेगा मतलब इधर तो बढ़ नहीं सकती, इधर हटेगी, तो ये जो किरण है आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, निर्गत किरण। और इस प्रकार होता है प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन, क्यों होगा भाई, अपवर्तन होगा, का अपवर्तन, कौन सा बर्तन, अपवर्तन। मैं एक बार शुरू से बता दे रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। प्रिज्म क्या है, ये एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसके द्वारा जो कि तीन जो कि तीन ओर से कांच द्वारा घिरा हुआ होता है, ठीक है, इसके दो पृष्ठ त्रिभुजाकार होते हैं, ठीक है, और अगर मैं इसका सामने से व्यू बनाता हूं तो कुछ इस तरह का बनेगा त्रिभुजाकार। इस कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को
प्रिज्म कोण कहते हैं, ये आधार कहलाएगा, जिससे अपवर्तन होगा उसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, अब इसके द्वारा हम अपवर्तन को रीड कर रहे हैं कि अपवर्तन कैसे करके होता है प्रकाश प्रिज्म द्वारा। तो माना जो है इसमें हुआ वही लिखेंगे। ठीक है, माना एक प्रकाश किरण पी, माना एक प्रिज्म एबीसी है, पहले प्रिज्म मान लो, माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसका प्रिज्म कोण ए है। ठीक है, माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसका प्रिज्म कोण ए है। माना एक प्रकाश किरण पी क्यू प्रिज्म के बिंदु क्यू पर आपतित होती है, इसी पर तो आकर गिरी है, प्रिज्म के बिंदु क्यू पर आपतित होती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, और ये अपवर्तित किरण क्यू आर दूसरे अपवर्तक पर, प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ के बिंदु आर पर जाकर टकराती है। मैं फिर से बता रहा हूं, और ये अपवर्तित किरण क्यू आर प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ के बिंदु आर पे जाकर के टकराती है, या आर पर आपतित होती है, आप लिख दो। ठीक है, चूंकि यह प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इस किरण आर एस को हम निर्गत किरण कहते हैं। अगर हम पी क्यू को आगे बढ़ाते हुए चले जाएं और आर एस को हम पीछे हटाते हुए चले जाएं, तो दोनों बिंदु कहां काटते हैं, ओ पर, दोनों बिंदु ओ पर काटते हैं, तथा इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम नाम देते हैं विचलन कोण। क्या नाम देते हैं, और इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया था, ये डेल्टा बनाया है मैंने, ऐसा करके जो बनाया हुआ है। अब तुम्हें नहीं बना मिले तो ऐसा करना और ऐसे ही मुड़िया हटा देना जाती। ठीक है, सही बन गया। तो इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे विचलन कोण ही नाम क्यों देना है, विचलन का मतलब है अपनी दिशा से कितना ज्यादा विचलित हो गया, कितना ज्यादा भटक गया, तो जाना तो इधर चाहिए था ना, और पहुंच गया इधर, तो इतना ही भटका है। समझ में आ रही है, इसलिए इसे हम क्या नाम देंगे, विचलन कोण नाम देते हैं, विचलन कोण कहते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसका प्रिज्म कोण ए है, इसके इसके एक पृष्ठ प्रिज्म के बिंदु, एक प्रकाश किरण पी क्यू प्रिज्म के बिंदु क्यू पर आपतित होती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण क्यू आर दूसरे पृष्ठ के आर पर जाकर टकराती है। अपवर्तन के पश्चात यह किरण आर एस अभिलंब से दूर हट जाती है, आर एस को हम निर्गत किरण कहते हैं। यदि हम पी क्यू को आगे बढ़ा दें और आर एस को पीछे हटा दें, तब दोनों ऊपर जाकर मिलते हैं, और इनके बीच बनने वाला कोण हमारा विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, नोट करो। अब नोट क्या करना है तुम्हें, मैं बताऊं क्या करना है। मैंने आपके लिए समझाया था कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। ठीक है, और उसमें कुछ इस तरह का एक डायग्राम बनाया गया था। ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखते रहना इसे। ठीक है, और एक अच्छी बात इसमें और है कि इसमें ज्योमेट्री लगेगी, जो कि तुम्हें समझ में आएगी, परेशान मत हो। यहां से कल आपतित किरण जा रही थी जिसे नाम दिया था हमने पी क्यू, ये प्रिज्म माना था ए बी सी। अब सबसे मुद्दे वाली बात इसमें ये आई थी कि भैया विरल माध्यम बाहर हमने मान लिया था वायु, और अंदर हमने क्या माना था, कांच। ठीक है, मतलब माना क्या था, ये कांच का बना हुआ होता है, इसे हम प्रिज्म कोण कह रहे थे। ठीक है, ये एबीसी हमारा प्रिज्म था। अब वास्तविकता में तो ये कैसे जानी चाहिए थी, सीधे, लेकिन मैंने बताया था जब विरल से सघन में जाती तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब अभिलंब को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना लिया है। सही है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। अभिलंब में तो 90 डिग्री का मान बनाएगा, विरल से सघन देखो सीधी जाना चाहिए थी, लेकिन विरल से सघन में जब जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब ऐसी आना चाहिए थी, कहाँ झुक जाएगी, इस तरफ, इस तरफ आ गई। ठीक है, अब पी क्यू, क्यू के बाद कहाँ टकराई थी आकर के, आर पर। फिर से मैं बता रहा हूँ सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधी नहीं जाएगी। अब की बार सघन से विरल में जा रही है, बाहर वायु है अंदर कांच है, सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, मतलब अभिलंब तो पहले डाल लें, ये है। ठीक है, अभिलंब की जिससे सीधी आनी चाहिए थी, झुकेगी नहीं अभिलंब की तरफ, कहाँ हट जाएगी, दूर, इस तरह से। ठीक है,
इसे हम कह रहे थे निर्गत किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ठीक है। और अगर मैं इसे पीछे बढ़ाऊं तो मैंने बताया था दोनों किसी बिंदु पर काट रही थी, इसे हमने कहा था विचलन कोण डेल्टा। क्या कहा था? विचलन कोण डेल्टा। सही है। अब हम एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम ड्रॉ कर रहे हैं इसे और आगे बढ़ाते हुए ये एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। इसे हम कह दे रहे हैं इस पॉइंट को एस। क्या नाम दे दे रहे हैं? एस। ये वाला हमारा जो पॉइंट है क्या माना था मैंने? ठीक है। अब यहां से एक कहानी चलेगी थोड़ी सी कि हमारी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम नाम देंगे आपतन कोण आई। ठीक है। पहली देखो, किरण सीधा जाना चाहिए थी, इतना इधर आ गई तो यहां पर भी तो विचलन हुआ है, तो हमने कह दिया यहां पर विचलन कोण कितना है? डेल्टा वन। अब फिर से वही बात, यहां पर भी सीधी जाना चाहिए थी, ठीक है। इसे मैंने आई कह दिया है और इसे मैंने ये कह दिया है आर कह दूं, ठीक है। चलो फिलहाल इस ये डेल्टा वन है, ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा टू। ठीक है। तो हमने ये देखा कि कुल विचलन कोण जो हमारे पास था वो क्या था? डेल्टा। और पहली वाली किरण का जो विचलन हो रहा है उसे हम कह रहे हैं डेल्टा वन, और दूसरी वाली किरण का जो विचलन हो रहा है वो हमारा क्या कहला रहा है? डेल्टा टू। ठीक है। यहां पर जो कोण बन रहा है इसे मैंने कह दिया आई वन और इसे हमने कह दिया है आई टू। यहां पर जो कोण बन रहा है ये आर वन और यहां पर जो बन रहा है वो आर। ठीक है। ये हमारी रचना हो गई। अब हम ज्योमेट्री के साथ खेलते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हमें नई नई मिलती हैं। तो ये चित्र दिखाई दे रहा है, सही? वहां तो दिखाई देता होगा पीछे तक, सही। अब देखो ध्यान से, मैं आपके लिए एक चीज बता रहा हूं कि अगर दो रेखाएं इस तरह से काट रही हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या नाम देते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने कोण कैसे होंगे? बराबर। ये कोण इसके बराबर होगा। अब बस वही तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो जा रही है इनके आमने सामने कोण कैसे होंगे? बराबर। फिर से देख लो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इनके आमने सामने कोण कैसे होंगे? बराबर। तो हम कह सकते हैं आई वन बराबर होगा हमारा डेल्टा वन प्लस का आर। ठीक है। डेल्टा वन प्लस का आर। अगर मैं यहां से डेल्टा वन की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? आई वन माइनस का आर। ठीक है। इसे कह देना है समीकरण नंबर एक। क्यों ये बराबर हुए हैं? क्योंकि ये जो कोण है ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो अच्छा 9 में पढ़ाया जाता है कि आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के। अब इसमें तो केवल आई वन था, लेकिन इसमें क्या है? डेल्टा वन प्लस का आर वन। भाई पूरा कोण ही तो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डेल्टा वन प्लस का आर वन। अब ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आई टू बराबर होगा, इधर देखते रहना, सावधानी हटी सब्जी पड़ी बटी, डेल्टा टू प्लस का आर टू। मैं यहां से फिर से डेल्टा टू की वैल्यू निकाल लूंगा, आई टू माइनस का आर टू। समीकरण नंबर दो। ये भी इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण। एक थ्योरम मैंने आपके लिए क्या बताई कि आमने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर। दूसरी थ्योरम जो आपके लिए बता रहा हूं वो ये कहती है कि अगर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर के इन दो कोणों को जोड़ दें तो बाहर के कोण के बराबर होते हैं। ध्यान सुनो, अगर ये कोण 30 दे रखा है, अगर ये 50 दे रखा है, या आप कह दो 60 दे रखा है, और बढ़ा दो 70 कर दो, ठीक है, 30 ही 70 दे रखा है तो ये कितना होगा? 100। अगर आप 20-30 करोगे तो 50 होने वाला है। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये प्रमेय है, कक्षा 9 में पढ़ाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि अंदर के दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो बाहर वाला कोण मिल जाएगा। अब मैं इस त्रिभुज को देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला ओ क्यू और ये यहाँ पर आर है, आर, ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में। ठीक है। त्रिभुज ओ क्यू आर हमारा ये कहता है
अगर मैं अंदर के दोनों कोणों को जोड़ दूं, अंदर के दोनों कोण कौन से होंगे, ये वाला ट्रायंगल है, बड़ी ध्यान से देखते रहना, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर के दोनों कोण कौन से, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बराबर किसके होगा, डेल्टा के। तो डेल्टा के बराबर क्या होने वाला है, डेल्टा वन प्लस का डेल्टा टू। ऊपर से मान रखना डेल्टा का आई वन माइनस का आर वन, इसका मान रखना आई टू माइनस का आर, ठीक है। ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, आई वन प्लस का आई टू, और इन दोनों में से मैं माइनस को बाहर निकाल ले रहा हूं, ये हो जाएगा आर वन प्लस का डेल्टा वन। सही है। अब एक आती है न्यूनतम विचलन की स्थिति। न्यूनतम विचलन का मतलब है कि यहां से गई ये किरण, यहां पर निकल गई। न्यूनतम विचलन का मतलब है कि कम से कम विचलन कब होगा, ऐसा कौन सी परिस्थिति बनेगी कि यहां से किरण जाए और कम से कम मुड़े यहां पर, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। तो न्यूनतम विचलन में आई वन बराबर हो जाएगा आई टू के। कैसे करके, मेरी बात ध्यान सुनो। अरे भाई इधर से जाए सीधी निकल जाए, मान लेता हूं सीधी निकल जाए, तभी तो न्यूनतम विचलन होगा, कम से कम विचलन की, घूमी नहीं, घूमी नहीं, तो इसका मतलब आई वन किसके बराबर होने वाला है, आई टू के। तो आई वन किसके बराबर होगा, आई टू के, और आर वन किसके बराबर होगा, आर टू के, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ये आई वन आई टू आई के बराबर होंगे और आर वन आर टू किसके बराबर होंगे, आर के। ये हमने मान लिया, मान, ठीक है। ऐसे अलग अलग लिख दो, ऊपर वाले में मान अलग कर दो, नीचे वाले में कर दो मान। सही है। तो डेल्टा बराबर आई वन की जगह पर भी आई रख दूंगा, आई टू की जगह पर भी आई, माइनस आर वन की जगह पर भी आर रख दूंगा, आर टू की जगह पर भी आर। यहां पर जब ध्यान से देखोगे आई आई कितने आ गए, दो आई, आर आर कितने आ गए, दो। इसे कहेंगे हम समीकरण नंबर 3। और डेल्टा जो हमारा आएगा न्यूनतम विचलन के लिए, डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा एम। एम का मतलब है मिनिमम, कम से कम। तो डेल्टा एम बराबर हमारा ये आ गया समीकरण नंबर 3। डेरिवेशन लंबा है, चलता रहेगा, ठीक है। अब आगे, अब हम चतुर्भुज लेंगे, ये वाला दिख रहा है, ए क्यू क्यू आई, ए क्यू एस आर, ए क्यू एस आर, चतुर्भुज ए क्यू एस आर में, ठीक है। ए क्यू एस आर, इन चारों कोणों को इसमें अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, समझ में तो आ रही है बात ना, ठीक है। मैं अगर ए क्यू एस आर, अगर मैं चारों कोणों को जोड़ दूं, कोण ए, कोण क्यू, कोण एस और कोण आर, अगर चारों कोणों को जोड़ देंगे तो 360 मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब कोण ए हमें पता नहीं है कितना होने वाला है, कोण क्यू, क्यू का मतलब क्या है, ये वाला कोण, ये वाला मुझे बता सकता है कोई, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने ये विलंब डाला था और विलंब 90 डिग्री का ही तो होता है। तो ये 90 आ गया। एस का फिर हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन आर कितना होगा, आर फिर से ये विलंब डाला है हमने, ये फिर 90 होगा, ठीक है, बराबर 360। ए और एस यहां पर रह गया, ए प्लस का एस, 90 90 कितने हो जाएंगे, 180 बराबर 360, ठीक है। फिर से हम इसे कर रहे हैं और ज्यादा इलेबोरेट, कोण ए प्लस कोण एस बराबर 360, इधर है, इधर एक प्लस का 180 उधर जाकर काय का हो जाएगा, -180, ठीक है। अमर सिंह, ए और एस को अगर जोड़ोगे 360 में से 180 घटा दो, कितना बचने वाला है, 180। समीकरण नंबर 4, रटना नहीं है, समझा के करा रहा हूं इसीलिए मैं, ठीक है। ए और एस, इसे क्या जोड़ के करेंगे, 180, ठीक है। अब फिर अगला देखो, मैं फिर ये त्रिभुज ले रहा हूं, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। ये दिख रहा है क्यू आर और एस, त्रिभुज क्यू आर एस में, इसमें क्या होने वाला है, अगर मैं आर वन प्लस आर टू और एस को जोड़ दूं तो 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ते हैं तो 180 आता है। चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो 360 आएगा,
और त्रिभुज को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज तो ये था ना, R1 R2 और S, इन्हें हमने जोड़ दिया, 180 आ गया। ठीक है, तो R1 को ऐसे ही लिख दो, R2 को ऐसे ही लिख दो, प्लस, हाँ अगर मैं यहां से इसे देखूं और S की वैल्यू निकालूं, अगर S की वैल्यू निकालें तो 180 इधर जाएगा तो माइनस ए नहीं हो जाएगा, बताओ। तो S की जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं, 180 माइनस ए बराबर 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 बराबर ये देखो 180 तो इधर लिखा हुआ है कि नहीं, ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। तो एंगल ए बराबर हमारा आ गया R1 प्लस का R। लेकिन हमने क्या पढ़ा था अभी कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन में R1 बराबर किसके था, R2 के, और हमने इसे किसके बराबर माना था, R के बराबर। तो एंगल ए को मैं केवल ए कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ए R1 की जगह पर भी R लिख देंगे, R2 की जगह पर भी R, तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ए बराबर निकल आया 2R। अब अगर मैं समीकरण 3 को देखूं, किधर गई समीकरण 3, ये है समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 हमारी कहती है डेल्टा एम बराबर 2i माइनस का 2R, 2i, और 2R की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, a। ठीक है, ये माइनस का इधर आके काय का हो जाएगा, प्लस का, बराबर 2i। तो अगर मैं यहाँ से i निकालना चाहूँ तो डेल्टा एम प्लस का a, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं r निकालना चाहूँ तो r बराबर आएगा a बटे 2। अब इतना लोचा हमने इस चीज के लिए किया था सर, ठीक है, कि हमें i और r मिल जाए। क्यों, क्योंकि स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हमसे चीख चीख के कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, यही तो आई है। और साइन आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ए बटे 2 बराबर एन। ठीक है, इसके बाद मैंने आपके लिए बताया था, यदि साइन आई और आर छोटे हैं तब हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई को लगभग लगभग आई के बराबर, और साइन आर को लगभग लगभग आर के बराबर। ठीक है, तो बस वही लिखना है हमें। यहाँ से मैं साइन को हटा दूंगा तो क्या रह जाएगा, केवल डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, नीचे रह जाएगा ए बटे 2 बराबर एन, 2 से 2 खत्म, ऊपर रह गया हमारे पास डेल्टा एम प्लस ए बटे ए बराबर एन। कुछ नहीं है तो तिरछी गुणा कर दो आप। ठीक है, इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एम प्लस ए बराबर एन की गुणा किससे करेंगे, ए से। तो डेल्टा एम जो न्यूनतम विचलन की स्थिति आएगी हमारी, ए उधर पहुंच जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर आ गया, ए को बाहर निकाल लो, एन माइनस 1 इंटू ए। ये तुम्हारा हुआ पूरा डेरिवेशन। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तनांक, हेडिंग जो पढ़वाई थी, अपवर्तनांक, न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध, ये निकला। ठीक है, अपवर्तनांक, न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध। आप टेंशन मत लो, एक बार मैं इसे और समझाऊंगा, नोट करो आप। चलो अच्छा, ध्यान से देखो, बोलना मत, ठीक है, बोलना नहीं है। एक बार मैं इसे फिर से समझा रहा हूँ, तुम लोग यार रोज आओ, ठीक है, जुमे की छुट्टी सरकारी छुट्टी नहीं हुआ करती है, समझ में आ रही। अच्छा एक बात बताओ, मैं जैसे अभी बोलना मत, जैसे बिल्कुल मेरी बात को सुनना। मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है, कुरान शरीफ। पहला लफ्ज कौन सा नाजिल हुआ था, जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते थे, ठीक है, आयत को, तो पहली आयत कौन सी आई थी, पहला लफ्ज कौन सा आया था। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले नाजिल हुआ इकरा,
इकरा, और इकरा का मतलब पता क्या है? पढ़ो। सही है, और तुम पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। नहीं, उसमें क्या है, बाद में उसे रीअरेंज किया गया, ठीक है। पहला लफ्ज कौन सा आया? इकरा, पढ़ो, और पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। सही है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, मगर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है, मगर कट्टर होना ठीक नहीं। ठीक है। तो जो मैं धर्म के हिसाब से अगर तुम कह रहे हो, तो धर्म के हिसाब से तो तुम्हारा इब्तदा ही इकरा से हुई है, पढ़ो। ठीक है। फिर आया बिस्म रब्बिकल लजी खलक। ठीक है। खलकल इंसान मिन अलक। इकरा पे ध्यान दो तुम कि पढ़ो। ठीक है, उस रब के नाम से। अब तुम इस चीज पर ही नहीं आ रहे हो कि भैया पढ़े हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, सब, हाँ मुझे बता आता भी है। ठीक है, मतलब फेसबुक पे मुझे यहाँ से सर्टिफिकेट मिल चुका है, मेरी डीपी भी सब कुछ रखी हुई है। तो इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो यार। सही है। और मैं तुम्हें बताऊं, अपार्ट फ्रॉम द धर्म, ठीक है, धर्म से अगर अलग करें, तो सबसे ज्यादा किसी ने अपने आप को खुद बर्बाद किया है तो वो यही कौम है। इसके पास सब कुछ था, सब कुछ है, लेकिन इनके लिए कदर किसी चीज की नहीं है। सही है। सब कुछ था, सब कुछ है, लेकिन बस बर्बादी है। एक वो प्रथा चलती, पर्दा प्रथा, पर्दा करके रहेंगे। पर्दा करना ठीक है, पर्दा करना, तन को ढकना ठीक है, कहां से? देखो मैं तुम्हें बताऊं सच वाली बात, सच्चाई ये है, पर्दा करना ठीक है, लेकिन मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूं कि हाँ पर्दा किया जाए, लेकिन बुराइयों से भी किया जाए, बेशर्मियों से भी किया जाए, बेहयाइयों बुरी बातों से भी किया जाए। लेकिन आज क्या है, कमला पसंद खा रहे हैं। ठीक है, कमला पसंद खा रहे हैं और वो दारू की बोतल पी रहे हैं। ये क्या बात का पर्दा है? ठीक है, ये पर्दा है? पर्दा करो, जब पर्दा दिया गया है तो पर्दा करो, लेकिन बुराइयों, बेहयाइयों, बेशर्मी, बुरी बातों से भी तो करो, और सबके लिए करना चाहिए। ठीक है। और अगर तुम्हें जरा सी भी बात का इसका लिहाज हो ना, इकरा, और पूछ लेना किसी से, अगर तुम्हें लगता हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, इकरा का जरा सा भी लिहाज हो तो पढ़ने आओ रोज। समझ में आ रही है? बाकी तुम्हारी इच्छा है। देखो, कभी भी जुमा वाला दिन ये नहीं कहता है कि आप पढ़ने ना आए। ठीक है, सही। तालिब इल्मुन फर्दियतुन अला कुल्ली मुस्लिमतुन व मुस्लिमा। इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म दीन सीखने के लिए कहा गया, लेकिन दूसरे सीखने के लिए मना नहीं किया गया है। समझ में आ रही है? तो पढ़ो। इधर देखो, अब इधर कंटिन्यू कर ले, ठीक है, इतना ज्यादा समय नहीं, वीडियो हो जाएगी कम से कम, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, हम एक काम कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है डेरिवेशन लंबा है, आपकी समझ में 100 में से अगर 50% भी आया होगा पहली बार में तो सही है। दूसरी बार में मैं थोड़ा और इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो दैट्स वेल डन, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, वरना बार बार आप पढ़ोगे, देखो डेरिवेशन बाकी तो सरल लगेगा आपके लिए, लेकिन ये चीज आपके लिए चुभती रहेगी कि कहाँ से चीजें आगे बढ़ाई जाए। समझ में आ रही है? तो हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की। प्रिज्म हमने लिया, मैंने बताया था, माना एक प्रिज्म ABC है, कल बता दिया था मैंने पहले वाले लेक्चर में। इसमें एक किरण PQ प्रिज्म के बिंदु Q पर आपतित होती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है और QR दिशा में चलती है। अब ये प्रिज्म मोहित, प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ के बिंदु R पर जाकर टकराती है, और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती है। RS किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं, PQ को आपतित, तो ये हमारी अपवर्तित किरण होगी। ठीक है, होगी ये भी अपवर्तित, लेकिन इसे हम निर्गत किरण कह देंगे। अगर हम PQ को आगे बढ़ाएं और RS को पीछे हटाएं तो दोनों के बीच एक कोण प्राप्त होता है, इसे हम विचरण कोण डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अब हम ज्योमेट्री की सहायता लेंगे। ज्योमेट्री हमारी कहती है कि शीर्षाभिमुख कोण अपोजिट एंगल कैसे हुआ करते हैं, बराबर। अपोजिट एंगल बराबर मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा। समझ में आ रही है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाला इस पूरे एंगल बराबर होगा।
अब ये I1 है, पूरा कितना है, डेल्टा वन प्लस का R1, तो I1 बराबर होगा डेल्टा वन प्लस का R1। तो डेल्टा वन में यहां से निकालूंगा तो I1 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का R1। ठीक है, I2 के लिए जब हम जस्टिफाई करने जाएंगे तो I2 बराबर होगा डेल्टा टू प्लस का R2, ये वाला डेल्टा टू प्लस का R2। तो I2 बराबर डेल्टा टू प्लस, ये मैंने डेल्टा टू निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा, डेल्टा टू बराबर I2 माइनस का R2। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज P किधर गया, OQR, सॉरी, OQR में, OQ और R, मैंने आपके लिए एक थ्योरम और बताई, अंदर के दोनों कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होगा। तो अंदर के दोनों कोण कौन से, डेल्टा वन डेल्टा टू बराबर किसके होगा, डेल्टा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बराबर किसके होगा, डेल्टा टू। डेल्टा वन की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, कितनी आ रही है, I1 माइनस का R1। डेल्टा टू क्या आ रहा है हमारे पास, I2 माइनस R2, मैंने I1 I2 को एक तरफ लिख लिया, R1 R2 की तरफ लिख लिया, बीच में क्या आ गया, माइनस। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम कहेंगे I1 I2 के बराबर होगा, और हमने मान लिया ये I होगा। R2 R1 के बराबर होगा, ये हमने मान लिया R होगा। और डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा M, M इसी लगा रहे हैं, मिनिमम डेविएशन, ठीक है, न्यूनतम विचलन। तो डेल्टा M बराबर हमारा क्या आ जाएगा, I1 की जगह पे आई, I2 की जगह पे आई, R1 की जगह पे R, R2 की जगह पर R, I 2 I, R 2, ठीक है। तो ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 3। अब हम चतुर्भुज AQSR जोड़ेंगे, ये वाला AQSR, ये वाला AQSR, मैं चारों कोणों को जोड़ूंगा, AQSR अगर मैं चारों को जोड़ दूंगा तो किसके बराबर होना चाहिए, 360। ए के लिए हमें पता नहीं क्या है, Q मैंने अभिलंब तो ही डाला था, ये 90, S R ये अभिलंब तो ही डाला था मैंने 90, ठीक है, बराबर 360। A S ऐसे ही लिख दिया, 90 90 कितने हो गए, 180 बराबर 360, 180 उधर जाएगा, काय का आ जाएगा, माइनस का, 180 आ गया। अगर मैं यहाँ से S की वैल्यू निकालूं तो बराबर होगा 180, और माइनस उधर पहुंच जाएगा A। अब हम लेंगे QSR, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, तो इसमें कौन कौन से कोण है, R1 R2 और S, R1 R2 S, इन्हें जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। R1 R2 S की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस का A बराबर 180। इसे उधर ले जाओगे, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, A बराबर R1 प्लस का R2। न्यूनतम विचलन की स्थिति जो है वो हमारी कहती है R1 बराबर है R2 के बराबर, किसके, R के ही तो है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कोण को ए लिख दिया है, R1 की जगह पे R, R2 की जगह पे R, दोनों जोड़ दिया, 2R आ गया, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, R बराबर आ गया 1/2। अब हमें I निकालना है, तो समीकरण 3 पे जाओगे, समीकरण 3 हमारी कहती है डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R, 2R की वैल्यू कितनी है, A। अब माइनस का इधर ले आओगे, प्लस का हो जाएगा, I की वैल्यू जब निकालोगे तो 2 कहाँ पहुंच जाएंगे, नीचे। स्नेल का नियम कहता है साइन I अपॉन साइन R बराबर N होता है, तो साइन I की वैल्यू हम रखेंगे इसमें डेल्टा M प्लस A/2, R की वैल्यू रखेंगे हम A/2 बराबर N। अगर ये छोटे हैं तो साइन को हटा देंगे, डेल्टा M प्लस A/2 बराबर N, 2 से 2 कट गए, डेल्टा M प्लस A ऊपर है और A नीचे है, बराबर N, तिरछी गुणा कर लोगे, डेल्टा M प्लस A N इंटू A उधर पहुंच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, A को बाहर निकाल लोगे, N माइनस 1 इंटू A आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ न्यूनतम विचलन कोण, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में संबंध, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बायोलॉजी खेल लो, जाकर के जाओ, बायोलॉजी के लेक्चर अटेंड कर लो। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वर्ण विक्षेपण आपके लिए बताया था, देखो क्या होता है वर्ण विक्षेपण। ये प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म से इधर देखते रहना, इस प्रिज्म से मैंने क्या कहा था, एक श्वेत प्रकाश की किरण जाती है। श्वेत प्रकाश की किरण का मतलब ये है कि ऐसी प्रकाश किरण जाएगी जो कि सूरज से आ रही है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे रंग मिले हुए होंगे। वो श्वेत प्रकाश की किरण जाना कैसा चाहिए थी, सीधी, ठीक है, लेकिन सीधी न जा करके अगर मैं यहाँ से अभिलंब डालूंगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये एक, और 7 रंगों में बढ़ जाएगी। कितने रंगों में भक्त हो जाएगी, 7 रंगों में, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए मैंने स्थिति बताई थी, इसे निर्गत किरण कहते हैं।
ये मिलेंगी नहीं, ठीक है, आपके लिए मिलती हुई दिखाई दे रही है। कला तो मेरी पहले से ही अच्छी है, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया, ये बात अलग है। ठीक। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये प्रकृति की बड़ी खूबसूरत घटना है और ये घटना आकाश में इंद्रधनुष के रूप में आपके लिए दिखाई देती है। आकाश में आपके लिए 7 रंग दिखाई देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा इसका लॉजिक था, सिंपल सी डेफिनेशन थी। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तब वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस घटना को प्रिज्म का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन बजाओ, लेकिन कम आवाज से, अब वरना ऑनलाइन सुनाई जाएगी गजब दिखती हुई दिखाई देगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो देखो है। चलो देखो, अब ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं। बिबगियोर नाम से हम इन्हें जानते हैं, बिबगियोर, ठीक है। इसमें तो आप लिख दोगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। एक वो आता है, ये तो तब भी सही है, गजक सुनाई देगी और वो खुजली के ऐड वाला आ जाए, ना खाने में मजा ना पीने में मजा, हाय रे खुजली तेरे खुजाने में मजा। इसे कहते हैं श्वेत प्रकाश। असल में अब उन्हें भी यार अपना काम करना है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाएगी बिबग्योर नाम से, ठीक है। पहला बी से हमारा होगा वायलेट, आई से इंडिगो, इंडिगो, अंग्रेजी मेरी अच्छी है लेकिन तुम परेशान मत हो। बी से ब्लू, जी से ग्रीन हरा, येलो, ओ से ऑरेंज, आर से बिबग्योर, ठीक है। ये 7 रंग होते हैं और ये 7 रंगों से इंद्रधनुष हमारा आकाश में बनता है, लेकिन वो बात अलग है, सातों दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, ये कैसे जस्टिफाई होगा, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब ऐसे नहीं, हवा नहीं दिखाई दे रही तो क्या, हाँ ठीक, देख मैं ये कह रहा हूं कि नंगी आंखों से दिखेंगे नहीं तुम्हारे लिए। अब ऐसा नहीं है 4 दिख रहे हैं 5 भी दिख जाएंगे, तुम्हें 7 भी दिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दृष्टि निर्बंधता के कारण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सही। अब जैसे मैं ये इमेजिनेशन करूं कि हवा है, ये हमने देखी नहीं तो है कहां से, ठीक है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही लेकिन है, ठीक। हाँ आभास हो रहा है, ठीक है, ठीक। देखो तो बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, संतरा, ठीक है, लाल, ठीक है। तो ये जो हमारे कलर हैं, इस 7 रंग, 7 कलर हमारे प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होकर के बन जाते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये थोड़ी आता है, ज्यादातर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जब वर्ण विक्षेपण होता है तो उसका मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। जस्ट एक फॉर्मूला पीछे अगर आप देखोगे, जो मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें फॉर्मूला लिखा है डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। देखो है लिखा हुआ डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। अब आपके लिए मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि अगर मैं इसे निर्गत किरण मान लूं, देखना चेहरा ब्लर तो नहीं आ रहा है इसमें, है सही, बहुत खिंचाई चल रही है, अब इधर देख लो, ठीक है। ये अगर मैं यहां से देखूं केवल लाल रंग के लिए, इधर देखते रहना, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। लाल रंग के लिए अगर मैं देखूं तो यहां पर कोई ना कोई कोण बनता होगा, डेल्टा, इसी को तो विचरण कोण कह रहे हैं। और दूसरा कोण हम देखेंगे यहां से बनता हुआ ये वाला, तो यहां पर भी कोई ना कोई कोण बनता होगा, इसको भी हम डेल्टा कह रहे हैं।
चूंकि ये बैंगनी रंग से बना है इसलिए मैं इसे डेल्टा बी कह दे रहा हूं और इसे डेल्टा आर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें कुछ ना कुछ विचलन हो रहा है। ठीक है, अब मुझे ये कैसे, आपको क्वेश्चन ये अच्छा बनता कि हमें ये कैसे पता चला कि लाल ऊपर बैंगनी नीचे या बैंगनी ऊपर लाल नीचे। ठीक है, देख करके, अब मैं अगर उधर से देख लूंगा तो ये ऊपर ये नीचे, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, डेल्टा आर, ये बताओ ये कोण ज्यादा है या ये वाला कोण ज्यादा है? डेल्टा बी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, तो डेल्टा बी ज्यादा है। डेल्टा बी अगर ज्यादा होगा तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए, डेल्टा बी का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, अब मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था 1 and 2 इज इक्वल टू बाद वाला बटे पहले वाला। साथ ही साथ हाई स्कूल मैंने और फॉर्मूला बताया था B1 बटे B2। सही है, अब इसका मुख्य कारण जब भी पूछा जाएगा तो अलग अलग रंग का प्रकाश कांच में अलग अलग स्पीड से चलता है। वायु में तो जो प्रकाश की गति होगी वो चाहे कोई सा भी रंग हो उसके लिए होगी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वायु में, हवा में इतनी गति होगी। ठीक है, लेकिन जब वही प्रकाश कांच में पहुंचेगा तो हर रंग के प्रकाश की गति अलग अलग हो जाएगी। वायु में प्रत्येक रंग के प्रकाश की गति 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन जब वही प्रकाश कांच में पहुंचता है तब उसमें अलग अलग रंग के प्रकाश की गति अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या है, अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए कांच में अलग अलग रंग की गति का अलग अलग होना, ये मुख्य कारण है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं आपके लिए बताऊं, इसमें लाल रंग की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होगी और बैंगनी रंग की सबसे कम। ठीक है, अब फिर से वही बात, अगर जिसकी चाल ज्यादा है B1 है और यहाँ पे क्या है N1, ये उल्टे आ रहा है, नहीं आ रहा, ये ऊपर ही नीचे है, तो अगर चाल ज्यादा है तो अपवर्तनांक कैसा हो जाएगा, कम। ठीक है, मैंने सिखाया हुआ, कूलम लॉ में बता दिया था, अगर चाल ज्यादा है तो ये अपवर्तनांक कैसा हो जाएगा, कम। तो अगर लाल रंग की चाल ज्यादा हो गई तो अपवर्तनांक जो इसका होगा वो कैसा हो जाएगा, कम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अपवर्तनांक कम है तो कोण कम नहीं बनेगा? ठीक है, तो अपवर्तनांक कैसा है, कम, तो कोण कैसा है, कम। अब इसका अपवर्तनांक बैंगनी, देखो बैंगनी की चाल कम हो रही है, चाल कैसी है, कम, चाल कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा, जब अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो कोण भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा। अरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अब मेरे लहजे में सीखो इसे। ठीक है, हम हैं तो ऐसे मान लो कि वही उदाहरण जो मैं अधिकांशता दिया करता हूँ, क्या बात लक्ष्मी से पीटना है क्या तुम्हें, है? तुम गुर्रा गुर्रा किसी तरफ क्या देख रही हो, लड़ी उड़ियो मत, इससे खत्म है, मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मी बड़ी अच्छी है और लक्ष्मी को वैसे कुछ कहते भी नहीं है, अगर जब आती तो चुपचाप से रख लेते हैं। सही कह रहा हूँ? तो बड़े ध्यान से देखो होगा क्या, 7 भाई हैं या आप ये कहो 7 लोग हैं। ठीक है, जिन सातों की शादी हो रखी है। ठीक है, सातों की शादी हो रखी है, एक साथ के मतलब एक बीवी थोड़ी होगी है? सातों की 7 बीवियां हैं, मतलब अलग अलग बीवी सबको इंडिविजुअली। ठीक है, सातों की शादी हो रखी है, अब वैसे अगर बाहर घूमते रहेंगे सातों मौज मस्ती में तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीवी अगर दिख गई तो आप समझते ही हो। अब यहाँ पर क्या मैटर हुआ, ये सातों भाई बाहर घूम रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने देख लिया यहाँ पर पहुंचने के बाद में कि यहाँ पर हमारी बीवियां बैठी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी बीवियां बैठी हुई हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि कोई भी सीधा चलेगा, अपनी अपनी वाली के पास जाएंगे। ठीक है, अब जब अपनी अपनी वाली के पास जाएंगे तो जिसकी ज्यादा खतरनाक होगी वो ज्यादा तेजी तेजी से भागेगा। अब ये मुद्दा है कि खतरनाक कौन सी हो, तो खतरनाक तो वो होती है जो लाल रंग की होती है। ठीक है, तो लाल रंग की स्पीड कैसे हो जाएगी, सबसे ज्यादा। ठीक है, और उससे कम स्पीड उसकी फिर हल्के हल्के कम होती चली जाएगी, सबसे कम किसी होगी, बैंगनी की, क्योंकि वो वैसे ही बैंगन है। ठीक है, बैंगन वैसे ही पानी कहाँ चढ़ता है, चिकना गड़ा होता है, तो लाल रंग की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि लाल वाली बीबी खतरनाक है। नाटकों में भी आपने देखा होगा, जितनी ज्यादा बड़ी बिंदी होती है औरत की लाल, उतनी ज्यादा खतरनाक औरत होती है। नाटक होते हैं जो, वो मन अति सुंदर तुम्हारा जो भी चलता और रुचिता फजीता। ठीक है,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखा तो मैंने महात्मा गांधी जी को भी नहीं है, फिर भी पता है ना वो है थे, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है देखा तो मैंने कभी आज तक दारू को भी पास से नहीं है, मतलब दूर से भी नहीं देखा है, ठीक है। दारू पी क्या, दूर से देखने के लिए कोई अगर बोतल में कैसा ही वो मतलब उस रंग का मिला के भर दे, कहेगी ये दारू, तो मान थोड़ी लेंगे। तो जो चीज है मानना पड़ेगी, सही है। चलो देखो, इधर देखो, तो समझ गए यहाँ पर। और आप दूसरा उदाहरण ऐसे भी ले सकते हो जैसे हमने रौला में लिया था, याद है। रौला में क्या कहा था मैंने कि यहाँ पर अगर बीवी को बैठा दो आप, ठीक है, सातों लोग की बीवी यहाँ पर बैठी हुई है, और उन्होंने कहा कि ऐसा है हमें चाहिए गोलगप्पे हैं, ये टिक्की पटक्का ज्यादा खाती हैं, उन्होंने कहा गोलगप्पे चाहिए। अब व्यक्ति भागना शुरू करेगा, जिसकी बीवी ज्यादा खतरनाक वो उतनी तेज भागेगा। ठेला यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ठेला यहाँ पे लगा गोलगप्पे का, उन्होंने कहा गोलगप्पे चाहिए यहाँ पर पहुंचने के बाद में, जिसकी बीवी ज्यादा खतरनाक उतनी तेज भागेगा, और खतरनाक रंग कौन सा है, रेड, लाल। तो लाल वाला सबसे तेज भागे, पता नहीं चले कहाँ ले आया जा करके, ठीक है। और बाकी हौले हौले जाते जाएंगे और लाते जाएंगे। तो 7 रंगों में बट गए। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, अब तुम्हें ये बीबी बच्चों वाली कहानी लिख के नहीं आना है, सही। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंगों का क्रम इस तरह से होता है विबग्योर। इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल लाल रंग की होती है, और उसका वर्तनांक सबसे कम होता है, जिस कारण उसका विचलन भी सबसे कम होगा। सबसे कम प्रकाश की चाल बैंगनी रंग की होगी, जिसके कारण उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, और उसका विचलन भी सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात। वायु में तो अब आपके लिए अगर थ्योरी लिखना है, कारण क्या है, तो वायु में सभी रंगों के प्रकाश की चाल एक समान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में सभी रंगों के प्रकाश की चाल एक समान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जब जब ये प्रकाश कांच में पहुंचते हैं, तो प्रत्येक रंग के प्रकाश के लिए कांच में चाल अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। अब आएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण। कौन सा वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। है नहीं इजाजत, हाँ इजाजत है। ऐसे हुक्म दे रहे हैं वहां बैठ के जैसे अकबर अनारकली को हुक्म देते हुए, जैसे गब्बर बसंती को हुक्म देता हो, इजाजत है। चलो देखो, हम बात करेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण की। नहीं, अभी जब वीडियो चल रही तो कहाँ हेडिंग पड़ेगी। कोणीय वर्ण विक्षेपण ये है क्या, बड़ा आसान सा है कि कोणीय वर्ण का मतलब है कि जो वर्ण मतलब रंग है उनमें कितना विक्षेपण हुआ है। तो हमें इतना चाहिए, केवल इतना चाहिए, ठीक है। अब मुझे इतना पता है, इतना पता है, इतना कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से ये छोटा वाला घटा देंगे, निकल आएगा, सही है। तो क्या लिखेंगे, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण और लाल रंग के लिए विचलन कोण का अंतर कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण और लाल रंग के लिए विचलन कोण का अंतर कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय का मतलब क्या होगा, थीटा से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब डेल्टा वी का मुझे मान निकालना है, लेकिन मुझे ये फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला मुझे पता है, डेल्टा एम बराबर हमारा होता है वाह n-1 × a, यही तो होता है। लेकिन हमें तो केवल और केवल डेल्टा वी निकालना है ना, तो मैं इसके लिए एन वी नहीं कर दूंगा -1 × a। बताओ, अगर मुझे डेल्टा आर निकालना होगा तो मैं इसके लिए एन आर नहीं कर दूंगा -1 × a। अगर आपकी इजाजत हो तो, इजाजत है। डेल्टा वी का मान क्या है हमारे पास, एन वी माइनस का 1 × a माइनस डेल्टा आर का मान क्या है, एन आर -1 × a। क्या आपको दोनों में एक कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, ए इसमें भी ये बाहर निकाल लो, एन वी -1 बचेगा, फिर माइनस ए इससे भी बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस अंदर गुणा करोगे माइनस एन आर, माइनस माइनस प्लस का 1, -1 से +1 कस्टम, ठीक है, खल्लास जिसे कहते हैं।
तो थीटा बराबर हमारे पास आएगा एन वी माइनस का एन आर इंटू ए। ये आ गया हमारा कोणीय बल विक्षेपण। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण तथा लाल रंग के लिए विचलन कोण का अंतर हमारा कोणीय बल विक्षेपण कहलाता है। अब मैं अगर बैंगनी रंग के निकालूं तो मुझे एक फॉर्मूला बताया डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। तो मैं अगर इस वायलेट के लिए निकाल रहा हूँ बैंगनी रंग के लिए तो हम एन वी कर लेंगे माइनस वन इंटू ए कर लेंगे। अगर मैं लाल रंग के लिए निकाल रहा हूँ तो एन आर कर लेंगे, एन आर कर डेल्टा आर कर लेंगे, एन आर कर लेंगे माइनस वन इंटू ए। डेल्टा वी की जगह पर एन माइनस एन बी माइनस वन इंटू ए रख देंगे, माइनस डेल्टा आर की जगह पर एन आर माइनस वन इंटू ए रख देंगे। ए वहां से कॉमन निकल जाएगा, एन बी माइनस वन माइनस से अंदर गुणा करोगे माइनस का एन आर, माइनस माइनस प्लस का वन, ए तो बाहर निकाल लिया हमने, माइनस वन से प्लस वन खल्लास, एन बी माइनस एन आर और इंटू ए। ये आ गया हमारा कोणीय बल विक्षेपण। ठीक है, बोलो मत, इधर देखते रहो, मैं बता रहा हूं। पहला सूत्र हमने लिखा था, इसमें जो जरूरत हमें पड़ेगी वो पड़ेगी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, पहला ये था। दूसरा वाला जो हमारा है वो आप ध्यान रखेंगे कि ए को हम कह रहे हैं प्रिज्म कोण, बी को भी कह सकते हैं, सी को भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, ए प्रिज्म कोण। अगला हमारा है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बटे क्या था, दो था, दिखाया है। और आर बराबर क्या था, ए बटे दो, यही तो था, सही है। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए था। ठीक है, ये सारी की सारी चीज अगर हम यहां से वन एन टू के लिए देखें तो क्या होता है, वो एन टू बटे एन वन और बी वन बटे बी टू। ठीक है, अगला वाला अगर मैंने आपके लिए बताया था बर्ण विक्षेपण, कोणीय बर्ण विक्षेपण, ये तो बताया था। तो कोणीय बर्ण विक्षेपण क्या था, थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। और अगला वाला फॉर्मूला इसी में कराया गया है आपके लिए कि ओमेगा, ठीक है, ओमेगा को क्या कहते हैं, ओमेगा को कहते क्या है, उल्टा भाई, अरे ओमेगा बताया था तो हेडिंग क्या पढ़वाई थी, कोणीय विक्षेपण क्षमता है ये। ठीक है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई माइनस का वन, ये था। या फिर इसी को हम ओमेगा को कह रहे थे थीटा बटे डेल्टा, सॉरी ये तो एन होगा, यहां पर आकर के एन बनेगा ना, एन वी माइनस का एन आर और बटे एन वाई माइनस का वन, ये बना था। ठीक है, या फिर हम इसे कह रहे थे थीटा बटे डेल्टा वाई, ये कोणीय बर्ण विक्षेपण क्षमता थी, ये बर्ण विक्षेपण क्षमता थी। ठीक है, इन सारे के सारे सूत्रों को उतारो, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो तनिक सवाल कर लें थोड़ा, अगला वाला जो मैंने तुम्हें अभी बोला है। ठीक है, और जो वीडियो वाले हैं उन्हें पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम देते नहीं है। वैसे लगा सकता हूँ मैं यार, क्यों नहीं लगा सकता हूँ कंप्यूटर से फिलहाल पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, सवाल है, पहला सवाल, एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म कोण 60 डिग्री है और अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक प्रिज्म है, उसका अपवर्तक कोण या फिर आप कह दो प्रिज्म कोण 60 डिग्री है और अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है,
दिया हुआ लिख ले रहे हैं। हमसे कहा गया है एक अब प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण, मतलब ए हमारे लिए दे रखा है 60 डिग्री, और दूसरा पूछा गया है अल्पतम विचरण कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री। अब वर्तनांक हमें ज्ञात करना है क्या होगा। तो आपके लिए मैंने बताया है एन बराबर, इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एन बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे दो और साइन ए बटे दो। ठीक है, ये तो मैंने कराया था फॉर्मूला, अरे कराया हुआ यार, बीच में आया था यूज के। एन की वैल्यू हमें पता करनी है, साइन डेल्टा एम की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 60, ए की वैल्यू और बटे दो, साइन 30 60 बटे दो, और बटे में क्या आएगा फिर से साइन ए की जगह पर 60 बटे दो, साइन 30 60 90 होते हैं क्या, बटे दो, साइन 60 का आधा 30, आप भाग करोगे 30 ही आने वाला है। ठीक है, दो का मतलब होता है नीचे लगा हुआ हो तो आधा। अब 90 का आधा कितना होगा 45, और ये साइन 30। साइन 45 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/√2, और साइन 30 की होती है 1/2। ऊपर वाली किससे होती है, इसकी इससे गुणा होती है, एक दूनी दो हो जाएगा, इसकी गुणा कर लेना है एक ऊपर वाले नीचे वाले से, इसकी इससे करेंगे √2 की गुणा 1 से, तो दो ऊपर रह जाएगा हमारा, दो एकम दो, और नीचे क्या आ जाएगा √2 एकम √2। रूट को नीचे रखते नहीं, इसलिए इसका रेशनाइजेशन या परमीकरण कर देंगे, √2 से ऊपर गुणा √2 से नीचे गुणा, तो दो √2 ऊपर आ गया, √2 गुणा करेंगे तो दो आ जाएगा, ये कट जाएगा, √2 आ गया। देखो एक जैसे अंडर रूट की जब गुणा होती है तो उसमें से रूट हट जाता है, वो संख्या बच जाती है। ठीक है, √2 आ गया हमारे पास। अब वर्तनांक चाहो तो यहाँ पर छोड़ दो, और अगर आप ना चाहो, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू रख दो, √2 की वैल्यू होती है 1.41, ये क्या आ गया इसका अपवर्तनांक। ठीक है, आसान था। और अगर मैंने आपके लिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बताया था, जब मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था तब मैंने आपके लिए बताया था यदि आई और आर बहुत छोटे हैं तब हम साइन को हटा देते थे। ठीक है, और तब हमारा फॉर्मूला निकल के आया था ये वाला, इस वाले में रख के देख लेना है सेकेंड पैटर्न से। ठीक है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 30, एन हमें पता करना है -1, ए की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, ये 60 इधर गुणा में, इधर कहाँ आ जाएगा भाग में, n-1, 60 इधर गुणा में था, इधर कहाँ में आ गया भाग में, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। ठीक है, n-1 बराबर यहाँ पर कितना बचा एक, और कितने बचे दो, ये माइनस का उधर जाकर के काय का हो जाएगा प्लस का, तो 1/2 प्लस का 1, जब आप इसे जोड़ोगे तो 2 और 1 हो जाएंगे 3/2। अब आप इसकी इससे भाग करोगे तो 3 का आधा कितना होता है 1.5, 1.5 का मतलब 1.5। कोई बात नहीं, जिसका मतलब फैमिली देख रही है कोई देखो 1.5 ये आया है, 1.41 ये आया है, आया नहीं आया है, लगभग जस्ट बराबर है। 1 रुपए 41 पैसे और 1 रुपए 50 पैसे में केवल 9 पैसे का फर्क है कि नहीं, जस्ट बराबर है। इसीलिए हम उसे हटा करके ये लिख देते थे, चाहे मुझसे सॉल्व करें चाहे इससे सॉल्व करें, लगभग लगभग कैसा आना होगा बराबर, चाहे आप इससे कर लो चाहे इससे, मैं प्रीफर करूंगा ऊपर वाला, अगर तुम कंपटीशन में थोड़ी हो जो शॉर्ट में लपेट करके भाग जाओगे, ना 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 ना, दूसरा क्वेश्चन भी तो है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है अगला वाला, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, मतलब हमारे लिए प्रिज्म दे रखा है कितना कोण है 60 डिग्री। पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचरण कोण कितना दे रखा है √2। हमें ज्ञात करना होगा, न्यूनतम विचरण कोण ही दे रखा है √2 या अपवर्तनांक, सॉरी। अगला हमें ज्ञात करना है डेल्टा एम, दूसरा हमें ज्ञात करना है आई आपतन कोण, और तीसरा हमें ज्ञात करना है आर अपवर्तन। ये हमें चीजें पता करनी है। ठीक है, फिर ध्यान सुन लो, क्वेश्चन है हमारे लिए दिया हुआ, यदि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है,
अब वर्तनांक √2 है, तब न्यूनतम विचरण कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण हमें पता करना है। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला। n बराबर क्या होगा, साइन डेल्टा m प्लस a बटे 2 और साइन a बटे 2। n की वैल्यू है √2 साइन ये आएगा हमारे पास साइन डेल्टा m की वैल्यू हमारे पास हमारे लिए निकालनी है, a की वैल्यू हमारे पास 60 है बटे 2 साइन a की वैल्यू हमारे पास 60 है बटे 2। कैलकुलेशन है बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। ठीक है, √2 आ जाएगा यहाँ पर, साइन डेल्टा m प्लस 60 बटे 2, 60 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। कौन है, साइन 30। ठीक है, √2 साइन डेल्टा m प्लस 60 बटे 2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये इसकी तरफ, अच्छा ये साइन 30 साइन 60 क्या आ रहा है, इसके लिए मुझे पता है बुद्धिजीवी लोगों के जो मैं चेहरे पढ़ रहा हूँ, किसी किसी को तो पास ना पता ही नहीं है कितनी वैल्यू है, किसकी किसी किसी कितनी नहीं है। ठीक है, धैर्य रखो, अभी बता दे रहा हूँ। तो 1/2 की इधर गुणा हो जाएगी, साइन डेल्टा m प्लस 60 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, √2 एकम √2 बटे 2। अब अगर मैं इससे रेशनलाइजेशन इसका फिर से करना चाहूँ, मतलब कहने का ये है मैं √2 से ऊपर गुणा करूँ, √2 से कहाँ करूँ, नीचे गुणा। तो √2 से √2 ही गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखो ये तो था ही √2 और इसकी 1/2 से गुणा हुई थी, तो √2 की हम अपनी तरफ से ऊपर कर दे रहे हैं और कहाँ कर दे रहे हैं गुणा, नीचे। तो √2 की √2 से गुणा होगी तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 2√2, इससे ये कट जाएगा, बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60 बटे 2। यही तो है। ठीक है, अब ये आ गया 1/√2 साइन डेल्टा m प्लस 60 बटे 2। इधर जाऊंगा तो शायद दिखना बंद हो जाए, थोड़ा भद्दा हो जाए, मैं ये वाला मिटा दे रहा हूँ। तो वहां से यहाँ पर आना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इधर तो साइन है हमारे पास, इधर साइन नहीं है, तो इधर भी साइन बनाना पड़ेगा। तो साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की। इसकी वैल्यू होती है साइन 45। ये वैल्यू आपके लिए 10वीं क्लास में याद करवा दी जाती है। अब आप बुद्धिजीवी लोग, आपको नहीं पता है तो अलग बात है। साइन डेल्टा m प्लस 60 बटे 2। आप देखो कंपेयर करोगे तो साइन की जगह पे साइन है, तो 45 की जगह पर क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा m प्लस 60 बटे 2। ठीक है, काटना नहीं है, बना तुम काट दो, साइन साइन खत्म। ठीक है, कुछ नहीं, इसके बाद त्रिची गुणा कर दो, 45 दूनी 90 और ये क्या आएगा, डेल्टा m प्लस का 60। तो डेल्टा m बराबर 90, उधर जाएगा -60 आ जाएगा, 90 में 60 गए कितने आ गए, 30। तो हमारा पहला तो आंसर आ गया जो हमें निकालना था, न्यूनतम विचरण कोण डेल्टा m। दूसरा हमारे लिए पता करना है i। तो i की वैल्यू होती है डेल्टा m प्लस a बटे 2। यही तो बताई थी मैंने, डेल्टा m की वैल्यू 30, a की वैल्यू 60 और बटे 2, 60 ये की वैल्यू, हाँ 90/2 मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 45। दूसरा वाला और आसान है, अगला वाला आर निकालना है, बर्तन कोण a/2, a की वैल्यू 60 और बटे 2, 60 का आधा कितना होगा, खत्म। अब पहले तुम ये उतारोगे, फिर ये नोट करोगे, फिर ये वाला करोगे। सही है।